हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 14 अक्टूबर 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहली जो न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, रोनाल्डो टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19 इज़ एसिम्टोमेटिक। ठीक है, तो रोनाल्डो जो है पोर्चुगीज़ ये प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर, एंड ही बिकम्स थर्ड प्लेयर टू कॉन्टैक्ट द वायरस। पोर्तुगीज़ प्लेयर्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो आईफोन 12, तो एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। ठीक है, तो टिम कुक ने ये आईफोन 12 जो बोला है, तो ये हेल्प करेगा एप्पल्स को कम अप टू स्पीड विद 5G। और यहाँ पे एप्पल ने और भी कुछ इंट्रोड्यूस किया है टेक्नोलॉजी, इसका नाम क्या है? मैगसेफ टेक्नोलॉजी। तो मैगसेफ टेक्नोलॉजी जो है ये इम्प्रूव करेगी वायरलेस शेयरिंग ऑन इट्स फोन्स। एंड देयर वाज आल्सो द HomePod Mini, अ न्यू स्मॉलर स्मार्ट स्पीकर प्रॉमिसिंग अ 360 डिग्री ऑडियो एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? HomePod Mini। ये इंडिया में अवेलेबल होगी 9,900 की रेंज में। ठीक है, तो ये आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। एंड IMF इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शंस जो है, आपको पता है ना, इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो रिपोर्ट IMF के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो अभी हम IMF के बारे में भी देखेंगे और यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि 4.2 इंडिया का है। और जो बेस ईयर यहाँ पे लिया जाता है डेटा फोरकास्ट जो प्रेजेंटेड होती है फिजिकल ईयर के बेसिस पे, तो फाइनेंशियल ईयर जो है इंडिया का वो 2011 और 12 है। ठीक है, बेस ईयर 2011 और 12 है। लेट्स सी अबाउट IMF। तो इसका क्रिएशन की अगर हम बात करें तो 1945 में ये क्रिएट हुआ था एंड इट इज़ गवर्न बाय एंड अकाउंटेबल टू 189 मेंबर्स कंट्री। ठीक है, तो 189 इसमें मेंबर्स कंट्री हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेन इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। ठीक है, जो भी अगर किसी भी देश को अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की मतलब दिक्कत हो तो वो क्या करता है उस टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे IMF से मदद लेता है ना। जैसे कि अभी आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज जैसे लेबनान है ना, आज ही हम लेबनान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा लोन की डिमांड की है IMF से, है ना। तो ये इस टाइम पे देता है। 1942 में इसका गठन हुआ था और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है और ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, जो यूजुअली जो प्रिपेयर होती है रिपोर्ट, एक साल में 2 बार ये प्रिपेयर होती है। लेट्स सी अनदर न्यूज़। दिस इज़ द इंटरनेशनल न्यूज़, IR से रिलेटेड है। लेबनान एंड इसराइल लॉन्ग टाइम फोर्स टू स्टार्ट टॉक्स ऑन डिस्प्यूटेड वाटर्स। ठीक है, अभी पहली बार मतलब 30 साल में ऐसा पहली बार है, फर्स्ट टॉक इन 30 ईयर्स, कि जो लेबनान एंड इसराइल के बीच में सिविलियन मैटर्स पे बातचीत हुई है। ठीक है, सिविलियन मैटर्स पे। आपको पता है कि लेबनान बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस से जूझ रहा है इस वक्त, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, हेल्थ की यहाँ की। ठीक है, और साथ में अभी तो यही इसराइल का ये कहना था कि लेबनान इज़ फेसिंग अ बिग इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इफ़ द बॉर्डर डिस्प्यूट, एटलीस्ट जो हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए तो वो उसको रिवाइव करने में, उनका जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। बिकॉज नेशन कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अंडर सी गैस इन द एरिया, है ना। तो अभी जो है ये मतलब इतना ज़्यादा मॉडरेट व्यू पॉइंट क्यों अपनाया गया है इसराइल के द्वारा? क्योंकि इसराइल और लेबनान के तो रिलेशन थोड़ा बिटर थे, बिटरनेस बहुत ज़्यादा थी इनके रिलेशन में। क्यों थी? हिजबुल्ला मिलिटेंट की वजह से। बिकॉज इसराइल जो था हिजबुल्ला मिलिटेंट से परेशान था, है ना। लेकिन अभी जब यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे एड वगैरह देना स्टार्ट कर दिया। तो लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट ओवर देयर मैरीटाइम बॉर्डर रनिंग थ्रू पोटेंशियली गैस रिच मेडिटेरियन वाटर्स। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्यूट जो होगा रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। और ये मॉडरेट व्यू इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने इसराइल को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज़ किया था? तो UAE इज़ द कंट्री। ठीक है, तो UAE ने रिकॉग्नाइज़ किया पहले, दूसरे नंबर पे फिर बहरीन ने भी किया। तो इस वजह से थोड़ा मतलब मॉडरेट होते जा रहे हैं रिलेशंस कंट्रीज़ के बीच में। सो लेट्स सी द लोकेशन। तो ये तो अर्मेनिया अज़रबैजान की लोकेशन है ना, अभी तक हम यहाँ पे ही हैं। अर्मेनिया अज़रबैजान में भी आपको पता है कि यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। कौन सा ओरिजिन है? नोग्रोनो काराबाग करके, है ना। तो यहाँ पे अभी डिस्प्यूट है। अभी हम लेबनान को देखेंगे। ठीक है, लेबनान की जो कैपिटल है वो क्या है? बैरेट, है ना। ये बैरेट, ये कैपिटल ये दिख रही होगी आपको, ये रही
लेबनान की कैपिटल, लेबनान है पूरा। और यहाँ पे ही अभी क्या हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट भी हुआ था, है ना, ये भी पता होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, है ना, तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। एंड ये गैस भी पता होना चाहिए कि सोल्यूबल इन वाटर, है ना। और ये मतलब 6 साल से यहाँ पे थोड़ा अनऑथराइज तरीके से स्टोरेज इसका किया गया था, इस वजह से ये मैसिव एक्सप्लोजन यहाँ पे हुआ। 4000 से ज़्यादा लोगों की जानें यहाँ पे चली, जाने तो नहीं गई लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे, है ना, काफ़ी 100 से ज़्यादा लोग तो इसमें डेथ ही हो गई थी उसी टाइम पे। तो ये भी सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। USA, जर्मनी, फ्रांस और ईरान, EU, टर्की, ठीक है, तो सब ने यहाँ पे हेल्प की और साथ में इसराइल ने भी हेल्प की। और इसराइल अभी यही बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इसराइल है, ठीक है, इसराइल की कैपिटल यहाँ पे जेरूसलम है। और यही इनको ये खतरा रहता है कि ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ना इसराइल का, यहाँ वाला ये जो बॉर्डर है, ये लेबनान से जो मिल रहा है, तो यहाँ पे ये जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट है, तो ये क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं इन पे। तो इस वजह से यहाँ पे खतरा रहता है, क्योंकि पहले 6 वीक वॉर भी यहाँ पे हुआ था 2006 में, है ना, 6 वीक वॉर हुआ था इन दोनों के बीच में। और जो हिजबुल्लाह है, ये मिडिल ईस्ट का मोस्ट पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये एक सक्सेसफुल यहाँ पे गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। इस वजह से ये नॉर्दर्न बॉर्डर में हमेशा इनके डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। अभी अगर हम लेबनान की और बात करें, तो यहाँ पे अगर इनके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में यहाँ पे करप्शन के लिए आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो लोकल करेंसी है उसका रैपिड डिवोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से हम ब्लैक मार्केटिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, कोविड पैंडमिक भी है और कुछ ऐसे ज़्यादा इतना इम्प्रूवमेंट इनका हो नहीं रहा है ना। तो नेशन वाइड ये सारे जो हैं प्रोटेस्ट वगैरह भी यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है। तो ह्यूज इकोनॉमिक मेल्टडाउन से गुजर रहा है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, फूड स्कैर्सिटी, तो इसको यही है लेबनान की जो समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये क्योंकि जो वेस्ट एशिया है ना, ये हमेशा इसको वैसे मिडिल ईस्ट बोला जाता है अगर हम US साइड से बात करें, ठीक है, वेस्ट एशिया, तो यहाँ पे हमेशा ही ये डिस्प्यूट में रहते हैं रीजन। तो एक बार आप इसकी लोकेशन को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा कि कौन कौन सी बॉर्डर कंट्री कहाँ से मैच हो रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ओके, तो वर्ल्ड में और क्या न्यूज़ है, द न्यू शेफर्ड रॉकेट, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे नासा है हमारे यहाँ पे, जैसे इसरो है, तो इसरो जो है कि यहाँ ये एक मतलब कंपनी है ना, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी मिलके काम करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट का है एंटिटी। और कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, है ना। उसी तरह से नासा के अलावा भी कुछ वहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जैसे कि आपको स्पेस एक्स पता है, एलन मस्क का, है ना, वो है एलोन मस्क का स्पेस एक्स के अलावा फिर क्या है, जो अमेजोन के CEO है, जेफ बेजोस, ठीक है, तो उनका एक ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी है, ठीक है, उनकी कंपनी क्या है, ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी। तो इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है, क्या नाम है उस रॉकेट का, न्यू शेफर्ड। कहाँ से लॉन्च किया, टेक्सास से। और जो न्यू लूनर लैंडिंग टेक्नोलॉजी है नासा के लिए, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इनके लिए रहेगी। तो एक तरह से वहाँ पे प्राइवेट पब्लिक सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा USA प्रेफर कर रहा है, क्योंकि और ज़्यादा इनोवेटिव उनको क्या मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे से मिलेंगे, है ना। तो नासा नेविगेशन इक्विपमेंट फॉर फ्यूचर मून लैंडिंग्स वाज लोकेटेड ऑन द बूस्टर। इट इज़ पार्ट ऑफ नासास प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है नासा का कि 2024 तक दूसरे जो ह्यूमन है उनको चांद पे भेजना है ना, ये है। नेक्स्ट, बांग्लादेश प्रेसिडेंट साइंस ऑर्डिनेंस ऑन डेथ पेनल्टी फॉर रेप। तो अगर जैसे यहाँ पे भी अभी पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑर्डिनेंस, है ना, जैसे मैंने बताया था कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना चल रही हो तो उसके बाद आप ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या कर सकते हो, कोई लॉ है तो उसको अध्यादेश जारी कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि मैन व्हेन ही इज़ अ रेपिस्ट टर्न्स इनटू एन एनिमल, तो वो काफ़ी ब्रूटल हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने असेंटेड देना है कैबिनेट का डिसीजन, है ना, और ऑर्डिनेंस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन रिप्रेशन प्रिवेंशन एक्ट को। तो यहाँ पे जो है डेथ पेनल्टी फिर रेप के लिए मिलेगी। नेक्स्ट जो है माचू पिचू। तो ये माचू पिचू आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ओपन्स फॉर सिंगल टूरिस्ट, ठीक है, तो ये पेरू में है माचू पिचू, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मतलब लोकेशन है। और कोविड-19 की वजह से यहाँ पे बंद हो गया था सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इंकाज भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इंकाज जो है माचू पेरू से ही रिलेटेड है, ट्राइब है।
चाइना वॉन्ट्स एवरी वन टू एक्सेप्ट दैट दिस इज़ एन एशियन ऑर्डर डोमिनेटेड बाय चाइना। ठीक है, तो ये श्याम सरन जी का लिखा हुआ आर्टिकल है, और ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंड फॉर्मर चेयरमैन है किस चीज़ के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के। तो इन्होंने डिस्कस किया है, पूरा इंटरव्यू इनका मैंने पढ़ा, तो मतलब एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे है। तो सबसे पहले इन्होंने यही पूछा गया था इनसे कि ऑन व्हाट चाइना वांट्स आउट ऑफ ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख। तो इन्होंने ये बोला कि जैसे 2007 और 8 में जो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, तो उस टाइम पे दो चीज़ें हुई थी। एक ये था कि चाइना और यूएसए के बीच में काफ़ी पावर गैप आया था इकोनॉमी से रिलेटेड भी, और सिक्योरिटी टर्म्स की बात करें तो उसमें भी, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, सब्सटेंशली वो नैरोड हो गया, क्योंकि चाइना ने जो अपनी रिकवरी है वो बहुत ही तेज़ी से क्राइसिस से वो उभर गया था जल्दी से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो पावर गैप था चाइना और इंडिया के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी वो श्रिंक कर रहा है। इट हैज़ हैपेंड सिंस 2007-8, द गैप इज़ नो लॉन्गर श्रिंकिंग। अभी क्या हो रहा है, एक्चुअल में एक्सपेंड कर रहा है वो, है ना। तो अगर हम बात करें मल्टीपोलर टर्म्स की, तो चाइना मतलब मल्टीपोलर टर्म्स नहीं चाहता है। चाइना क्या चाहता है कि हर कोई कंट्री उसको रिकॉग्नाइज़ करे और ये एक्सेप्ट कर ले कि जो न्यू जो एशियन ऑर्डर है वो केवल और केवल डोमिनेटेड है बाय चाइना, और जो ये एशियन सेंचुरी है ये चाइनीज सेंचुरी ही इसको कंसीडर किया जाए, है ना। नोबडी एल्स हैज़ स्पेस इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, कि किसी और का कोई स्पेस है नहीं इसमें, केवल चाइना का ही डोमिनेंस रहे, और सभी कंट्रीज़ को वो यही क्या दिखाना चाहता है कि ये इज़ एन एशियन ऑर्डर जो है डोमिनेटेड बाय चाइना, तो चाइनीज सेंचुरी ये है। तो यहाँ पे फिर उनसे और बातचीत की गई कि ऑन वेदर द स्टैंड ऑफ इज़ अबाउट चाइना ट्राइंग टू शो इंडिया इन प्लेस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर हम बात करें कि जो इश्यूज़ थे, अगर हम यूएस के रिलेशनशिप के कंसीडर करते हुए बात करें, तो इट इज़ लुकिंग एट इंडिया ऑल्सो थ्रू द प्रिज्म, है ना, जैसे यूएस के लिए। तो अगर आप इंडिया ये बोलता है कि आपकी कोई हेल्प कर देगा, मतलब यूएस जैसे इंटरवेन कर देगा जो हमारे बीच के आपस के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। चाइना ये बोलता है कि डोंट थिंक द यूएस और योर अदर फ्रेंड्स कैन कम एंड सपोर्ट यू इन एनी वे, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है ज़्यादा। एंड तीसरी चीज़ ये पूछी गई कि ऑन वेदर चाइना इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अलोंग एलएसी कुड हैव रैंकल्ड विद द चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट। तो यही चीज़ बोला गया है कि देखो, जब ये लोग ये ट्रैवल कर रहे थे ऑथर यहाँ से, तो यहाँ पे बहुत सारे जो सर्विलेंस कैमरास वगैरह थे वो यहाँ पे लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे, ऑब्जर्वेशन टावर्स। अगर हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले थे जो 2007 और 13 के बीच में हुए थे, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टावर्स लगाए गए थे, सर्विलेंस कैमरास लगाए गए थे। जब हेलीकॉप्टर राइड थी वो कर रहे थे दौलत बेगी ओल्डी रोड से और काराकोरम की ओर, तो तब भी मतलब आप उन कैमरास को देख सकते हो। तो अगर हम सर्विलेंस कैमरास की बात करें, तो चाइना इज़ वॉचिंग अस, है ना, राइट अक्रॉस अप टू द पास। इसी वजह से उनको पता चल जाता है कि इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो कहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कहाँ से वो जल्दी हट गए हैं। तो क्योंकि उनका जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है इट इज़ फार बेटर, है ना, मतलब हमसे काफ़ी ज़्यादा वो बहुत अच्छा इसमें उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया हुआ है। ऑन वेदर द इंडियन साइड हैज़ द कैपेबिलिटी टू मैच दिस, तो हम भी ये बोल रहे हैं कि इम्प्रूव कर रहे हैं, ड्रोन वगैरह सिस्टम का हम यूज़ कर रहे हैं और सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ को हम बढ़ा रहे हैं। बट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अदर साइड हैज़ मोर रिसोर्सेज, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं एंड हैज़ अ सर्टेन लीड टाइम इन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को इम्प्रूव करने का भी वो काम कर रहे हैं। तो बस फिर यही चीज़ें बोली गई हैं कि जो मतलब इन सारे जो हमें जैसे जो डिफरेंट परसेप्शन है ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वो भी अलग अलग चीज़ें हैं। इसको हमने तो अपना मतलब एक तरह से क्लियर है, हमारे सोल्जर्स ने, हमारी जो आर्मी है एग्जैक्टली हमको पता है कि हमारे लिए एलएसी क्या है, लेकिन वो आए दिन फिर डिस्प्यूट होते रहते हैं, है ना, ट्रांसग्रेशन होता रहता है। तो उन ट्रांसग्रेशन से बचने के लिए क्या किए गए हैं कि जैसे कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट सेट किए गए हैं, जो सीबीएम है, सीबीएम मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तो ये लिए जाते हैं। अब ये लिए जाते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि ये प्रोटोकॉल्स बोलते हैं कि ठीक है, अगर कल को यहाँ पे कुछ वायलेंस भी हो जाता है ना, कोई भी इंगेजमेंट इस टाइप की हो जाती है जिससे वायलेंस क्रिएट हो, तो यू शुड नॉट बी कैरिंग आर्म्स, आपको आर्म्स नहीं लाने हैं। यू शुड पोलाइटली टेल ईच अदर दैट यू आर ट्रांसग्रेसिंग एंड यू शुड डिसंगेज। तो आप डिसंगेज कर सकते हो और यहाँ से आप हट सकते हो, है ना। तो इसी वजह से ये सारे जो है मेजर फिर लिए जाते हैं।
तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि अभी बोल रहे कि प्राइम मिनिस्टर ने तो आपके सीधा सीधा ये बोल दिया कि किसी ने भी इंट्रूड नहीं किया इंडियन टेरिटरी में और कोई भी मिलिट्री पोस्ट जो है कैप्चर नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया था कि डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया था कि वी आर फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ चाइनीज साइड, अदरवाइज इफ देयर इज़ नो ट्रांसग्रेशन देन वाई शुड बी देयर। जो उस टाइम पे जो एनकाउंटर हुआ था दोनों साइड से, तो वो क्यों होता है ना। तो यही चीज़ें बोली गई हैं इसमें। बस पूरा ही आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट जो है हाउ टू मेक NEP 2020 वर्क, ठीक है। तो ये आर्टिकल सी राजकुमार के द्वारा लिखा गया है एंड राइटर इज़ फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशंस भी यहाँ पे दिए हैं और NEP को लेके। तो पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स विल बी नीडेड, ठीक है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे बोला गया है कि जो 2020 है इसमें इंडियन एजुकेशन लैंडस्केप में इसको ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे मतलब इसका पूरी तरीके से फेलियर हो जाता है। पॉलिसी फेलियर कैसे हो जाता है, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं उन सारी सिचुएशन को, कि जैसे हम सोचते हैं कि ज़्यादा मतलब एक तो मतलब आवश्यकता से अधिक मतलब ओवरली हम ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। मतलब होता है ना कि मुंगेरी लाल के सपने देखना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि हम बस सपने ही देख रहे हैं और लेटे लेटे और उसको कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं कि सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हम जैसा सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, है ना। तो वो बैठे बैठे हम सोच रहे हैं कि मतलब डे ड्रीमिंग करना। तो ऐसा हम, एक तो यही है पॉलिसी फेलियर का रीज़न कि हम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, अत्यंत आशावादी हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस वजह से हमारा काम जो है ख़राब हो जाता है। दूसरा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इन डिस्पर्स्ड गवर्नेंस, है ना। हम मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी सक्सेसफुली नहीं कर पाते। और अगर हम बात करें कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग की, तो वो भी हमारी इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है ना। मतलब हम सारी जगहों से कंसल्ट नहीं कर पाते ना, अलग अलग मिनिस्ट्री से कि क्या है, डेटा क्या है। तो ये सारे पॉलिटिकल साइकिल है ना। तो ये सब को, यही सब रीज़न है जिससे पॉलिसी फेलियर्स होते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर पॉलिसी सपोर्ट प्रोग्राम को रोबस्ट करना है तो हमें कुछ जो उपाय हैं वो अपनाने चाहिए। द 4 थ्रेट्स टू सक्सेसफुल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आर सो वाइड स्प्रेड। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि अगर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है इस प्रोसेस की, तो हमको ये सब पॉइंट्स जो हैं ये सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर सिक्वेंशियल पॉइंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जैसे प्रिपरेशन करो, ट्रैकिंग करो, सपोर्ट करो और फिर रिव्यू करो, है ना। तो प्रिपरेशन PTSR, तो PTSR प्रिपरेशन, ट्रैकिंग, सपोर्ट एंड रिव्यू, तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं चाहे कोई भी पॉलिसी है उसका। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, 5 पॉइंट इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बताया है। तो वो 5 प्लान में क्या है कि पहला तो अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया गया था कि जो सोशल कैपिटल है उसको डेवलप करना है। मतलब NEP को इम्प्लीमेंट करने का जो प्राइम उनका ऑब्जेक्ट है, विजन है, वो यही है कि हमको इंटेलेक्चुअल बिल्ड करना है और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना है। और इस सारी चीज़ों को मतलब अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसमें, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, है ना। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन होनी चाहिए। अब जैसे आप न्यू लॉज हैं उनको पास कर रहे हो और जो पहले से ही जो बने हुए लॉज हैं उनको अमेंडमेंट करो, एग्जिस्टिंग लॉज को, बजटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करो, ऑग्यूमेंटेशन, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, रिसोर्सेज हैं वो देने चाहिए। अब जो इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन है ना, तो आपस में भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो उससे काफ़ी सारी मिनिस्ट्री जैसे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, तो वो भी लिंक मतलब उनका लिंकअप होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो ये सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी लाने चाहिए। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो PM की जो टास्क फोर्स है जो हायर एजुकेशन रिफॉर्म पे बनी है, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी बन सकती है जिसमें क्या हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट जो HEI हैं यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, दोनों ही साइड से क्या हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जो PM की हेल्प कर सकते हैं उनको और ज़्यादा समझाने में, उनको अप्रिशिएट करने में कि क्या 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 है प्रॉब्लम है ना, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सो विद फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी। सो दूसरी जो बात यहाँ पे बोली गई है, देयर इज़ अ नीड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल NEP इम्प्लीमेंटेशन
स्टैंडिंग कमेटी विद सेलेक्ट वाइस चांसलर, कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, NEP एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए। और ये जो कमेटी है ये क्या करेगी, मॉनिटर करेगी जो भी आगे का जो एक प्लान होगा कि वो टाइम बाउंड मैनर में सारे चीज़ें उसको एग्जीक्यूट करे, है ना। फिर ये जो कमेटी होगी ये बोला गया है कि ये विद इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही होगी, और मतलब रीजनल लेवल पे भी कमेटी बनाई जाएंगी, है ना, ताकि मतलब जो मेन है ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसका ठीक तरीके से नॉलेज हो सके। एंड ये चेयर्ड की जाएगी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। मेंबर सेक्रेटरी विल बी द एजुकेशन सेक्रेटरी, है ना। तो ये सारे इन्होंने प्रोसीजर भी दिया हुआ है किस तरीके से कौन सी मिनिस्ट्री बनेगी। फिर तीसरी चीज़ है नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर काउंसिल बनेगी। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हर स्टेट के और यूटीज़ के, वो यहाँ पे चेयर्ड होंगे बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और ये भी बननी चाहिए, है ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होगा जो मतलब यूटीज़ और NEP को मतलब स्टेट्स में और यूटीज़ में इम्प्लीमेंट करने का, है ना। तो यहाँ से सब लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशंस के इश्यूज़ को, नेविगेट करेंगे, डाइवर्स पर्सपेक्टिव होगा, अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे, उत्तर प्रदेश का अलग रहेगा, उत्तराखंड का अलग रहेगा, मध्य प्रदेश का अलग पर्सपेक्टिव रहेगा। तो जब ये आपस में मिल के बातचीत करेंगे तो आपको ही आउटकम निकलेगा। दूसरा ये बोला गया है कि क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस IOE, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, अपना जो विज़न था उनका उनकी डेवलप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, है ना। तो जब 2016 की जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, तो वो भी जब अपनी बजट स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने तब भी कहा था कि हमको IOE जो है उसको और बढ़ाना है, ताकि अभी क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो हायर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के सेगमेंट में ऐसी नहीं है कि जो टॉप 10 में हो या किसी में हो। तो हम अपने क्या करेंगे कि जो 10 पब्लिक और 10 जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम फोकस करेंगे कि वो इन लिस्ट में आए, ताकि हम उनको जो एक वर्ल्ड क्लास टीचिंग है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, मतलब जैसे USA में होती है पढ़ाई, जैसे कनाडा में होती है, आप जैसे IELTS की तैयारी करते हो तो वो तैयारी आप ना करो। इवन जो वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो इंडिया में आने के सोचें। तो ये पर्पज़ होगा इसका, है ना, कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से इतना कॉम्पिटिटिव कर दिया जाए, इतना उसको इस लेवल का बनाया जाए कि सारे लोग यहाँ आए। देन 5th है नेशनल हायर एजुकेशन फिलेंथ्रोपी काउंसिल। तो ये भी एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाएगी, और इसमें प्राइवेट सेक्टर के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इसमें आने चाहिए। नियरली 70% ऑफ द इंडियन HEIR प्राइवेट, है ना। तो 70% जो हायर एजुकेशन है वो अभी प्राइवेट है, और मोर देन 70% ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन प्राइवेट। तो ये भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि जो फिलेंथ्रोपी काउंसिल होगी, परोपकारिता वाली जो परिषद होगी, तो ये क्या कर सकती है, ये हेल्प कर सकती है फंडामेंटल री इमेजिनेशन में। तो इनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज और रिस्ट्रक्चर करा जा सकता है सरकार के द्वारा, है ना। और यही सब चीज़ें हैं। यहाँ पे एक फेमस मतलब बोला गया है इन वाई गवर्नमेंट फेल्स सो ऑफ्टन एंड हाउ इट कैन बी डू बेटर। तो पीटर शक ने यहाँ पे बोला था 6 एलिमेंट्स दिए थे कि सक्सेसफुल कैसे मतलब पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो उसके लिए एडेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, इंसेंटिव, इंस्ट्रूमेंट, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ही बताए गए थे, ठीक है। तो यही यहाँ पे चीज़ें, इनका आप हिंदी में भी मतलब पता होना चाहिए, जैसे अनुकूलता, विश्वसनीयता, प्रबंधन। तो ये सब बेटर इम्प्लीमेंटेशन के एक तरह से टूल है। इंडियाज़ इनवॉल्व रिटर्न, तो यहाँ पे बोला गया है ऑथर के द्वारा कि हमें जो है अपने एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, एक्सपोर्ट लेड जो हमारा ग्रोथ है उसको हमें अबेंडन नहीं करना चाहिए, ठीक है, उस पर फोकस करना चाहिए। बिकॉज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जनरल एंड स्पेसिफिक सेक्टर कुड बी सिग्निफिकेंट, है ना। वो हमारे लिए जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा उसके बाद भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि जो मैन्युफैक्चर्स जो गुड होते हैं उनके एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें तो हम 3rd नंबर पे हैं, है ना। ये आप देख सकते हो। पहले नंबर पे कौन है, वियतनाम 19.9%, देन चाइना 14%, इन इंडिया 12.1%। 1995 से 2018 का ये आंकड़ा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मतलब यहाँ पे कि 3rd नंबर पे हम हैं, और 1991 के बाद से मतलब यही चीज़ें बोली गई हैं कि यहाँ जो है 2 मेजर क्या है, इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ एवरेज 13.4% एनुअली, द 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड, है ना। अगर जो टॉप 50 एक्सपोर्टर्स की बात में हम 3rd आए हैं, है ना,
इनकी लिस्ट में। एंड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इन डॉलर्स फॉर लॉन्ग कंसिडर ग्रीव ऑन एवरेज बाय वूपिंग 12.1%। तो यही हम है, ये थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस है। फिगर 2 में मतलब दिखाया गया है नियरली ट्वाइस द वर्ल्ड एवरेज, ओनली चाइना एंड वियतनाम सरपास्ड इंडिया, है ना। तो ये है। तो हमारे मतलब जो टैरिफ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं हमारी, जो यहाँ पे इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, तो वो उसमें ट्रेड पॉलिसी का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, कि हमारी ट्रेड पॉलिसी किस तरीके की है, तो वो उससे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चीज़ भी, जो हमारे टैरिफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उससे काफ़ी इम्पैक्ट इनका पड़ता है। तो यही चीज़ें बोली गई हैं कि रियल price that India should aim for is the large unexploited opportunities of अनस्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट्स, है ना। तो अनस्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट्स हम ये इस पे कर सकते हैं, और मतलब इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देख सकते हैं। अराउंड 140 बिलियन विच वी हैव डिस्कस आर सेकेंड कॉलम दिस अंडर रिकग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटी, है ना, सर्विसेज में। अगर हम पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इराक की बात करें, तो अब जैसे डी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है ना, ट्रेड इन गुड्स बट ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यूड अ पेस इन सर्विसेज, है ना। तो सर्विसेज में तो अभी भी है, आपको बताइए कि हमारी जो कंट्री में काफ़ी ज़्यादा हम सर्विसेज में बहुत आगे हैं। तो ये चीज़ बोला है कि सर्विसेज में भी फोकस करना ज़रूरी है। एंड वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड पीक जस्ट प्रायर टू द GFC एट अबाउट 25%, और ये 21% से 2019 में डिक्लाइन हुआ था। और जो अगर हम वर्ल्ड के एक्सपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो 6.5% था, है ना, बट हैव सिंस स्टिली राइजन ओवर 7%। और कोविड जो है दोबारा से मतलब अभी जैसे सब ग्लोबलाइजेशन जो है उसको एक तरह से खतरा ही बता रहे हैं ना, सभी मना कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जो आत्मनिर्भर, तो भारत है आत्मनिर्भर, तो उससे मतलब हमको ये है कि हम अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफ़ी बढ़ावा दें, लेकिन हम क्या करें, जो हम एक्सपोर्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, है ना। तो एक्सपोर्ट लेडन जो ग्रोथ होगी उससे हम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में काफ़ी हमको हमारी कंट्री को बेनिफिट मिलेंगे। तो यही चीज़ें हैं कि अगर जो सरकार अपनी जो एंटी एक्सपोर्ट ये जो पॉलिसीज़ हैं उससे अगर छोड़े, तो हमारा क्या हो सकता है, जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोड्यूस है ना, तो उसका भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वो रिड्यूस नहीं होगा। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स जो है वो सब भी इंक्रीमेंट होगा उसमें। तो एग्रीकल्चर वगैरह को भी अभी जैसे क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी सफ़र करता है अगर एक्सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो यहाँ से फार्मर्स को दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें, अगर ये सब कुछ एक प्रॉपर वे में चलेगा तो हमारी सारी जो प्रॉब्लम है वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि द लेमेंटेशन अबाउट डिटोरिएशन इन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज 2010 स्पेशली 2014 के बाद से हम देखें तो आयरनिक है ना, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, और ये डोमेस्टिक एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से हुई है। और जो एक्सचेंज रेट था एप्रिसिएशन ऑफ 20%, तो ये भी है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हमारा अंडरमाइन हुआ, सोशल पॉलिसी और ऑन लाइव स्टॉक, है ना, ये सब दैट अफेक्टेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। नॉट ओनली डिड इंडियाज एक्सपोर्ट्स होल्ड अप एज अ ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स, लेकिन ये क्या है, इससे ज़्यादा भी जो है हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो यही सब चीज़ें हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये हाथरस से रिलेटेड ही है, तो दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे इसे। 100% फेलियर, तो यहाँ पे जो यूए जो DU है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ आती है तो वो भी 100% कट ऑफ आई है बहुत सारे कॉलेजेस में। तो ये बहुत ही टफ है, मतलब 100% मार्क्स एज अ कट ऑफ बोला गया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, UG में आपको एडमिशन लेना है तो आपके 100 ये मार्क्स होने चाहिए कट ऑफ। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है, और यहाँ पे यही चीज़ें बोली गई कि ये क्या मतलब एक लाफेबल आइडिया ऑफ परफेक्शन है, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस और इंक्वायरी की बात नहीं होती है ना। केवल बच्चों को किससे इवेल्युएट किया जा रहा है, उनकी मेरिट पे, और मतलब आउटडेटेड जो सिस्टम है ये उनकी एबिलिटी, है ना, तो इस पे नहीं किया जा रहा है। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज़ लॉन्ग सेट इटसेल्फ अप सच एज अ फॉल। तो यही डिस्कस की गई है कि CBSE का भी जो अभी सिस्टम है वो भी कुछ ऐसा खास नहीं है, और इससे जो हमारे ऑलरेडी जैसे अब जो बच्चे थे जो बैकवर्ड एरियाज़ के होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी
बचपन से इनइक्वालिटीज़, असमानताओं का सामना किया होगा, है ना, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, क्लास के नाम पे, रेस के नाम पे, तो उनको तो ऑलरेडी वो मतलब पहले ही इस प्रोसेस से बाहर हो गए वो सब लोग। तो यही चीज़ बोला गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सजेस्ट भी किया गया था कि एक कॉमन एंट्रेंस सिस्टम होगा अगर आप यूजी के लिए मतलब एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हो डीयू में। लेकिन ठीक है, वो एक मतलब ठीक है, क्राइसिस से कुछ हद तक बाहर ला सकता है, लेकिन ये बोला गया है कि सच सिस्टम विल ऑल्सो कॉल अपॉन कॉलेजेस टू हैव द फ्रीडम एंड रिसोर्सेज टू एंगेज विद एप्लीकेशंस ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, है ना। तो यही चीज़ है कि ये सिस्टम थोड़ा चेंज होना चाहिए और गवर्नमेंट को मतलब ये फाइंड करना चाहिए कि मार्किंग सिस्टम से जो है बाहर आए, इतना मार्किंग सिस्टम को अब इतनी वैल्यू देनी नहीं चाहिए। डर्टी पिक्चर सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड है कि यहाँ पे मतलब कुछ भी ऐसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सरकार जो है इंटरवेन कर रही है पॉलिटिक्स में एंड बॉलीवुड में, ठीक है, पॉलिटिक्स बॉलीवुड में जा रही है, फिर बॉलीवुड पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो यही सब चीज़ें इसमें है, कुछ खास है नहीं। हॉलो क्रेडिट आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे ये 2 किताबें लिखी गई हैं, एक विरल आचार्य ही हैं, हाँ। तो जो फॉर्मर गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर रहे थे आरबीआई के, विरल आचार्य, तो उनकी किताब का नाम है एक बार देख लेते, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और दूसरी जो है उर्जित पटेल की बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो यहाँ पे अब आपको पता है ना आरबीआई के मतलब 2 तरीके की पॉलिसी होती है, एक क्या होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा दी जाती है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब फिस्कल डोमिनेंस एक्सरसाइज रहता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर सेंट्रल बैंक, है ना। तो मतलब सेंट्रल बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका क्या रहता है कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी पे ज़्यादा डोमिनेंस है और इसको चेंज करना होगा। तो यही सब बातें इसमें की गई हैं कि डीलिंग विद दिस विल रिक्वायर एट मिनिमम 3 रिफॉर्म्स, ठीक है। पहले तो प्रॉब्लम्स की बात की गई है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है, कि जो स्टेट है ना, द फर्स्ट इज़ द स्टेट ओनरशिप ऑफ बैंक्स, दूसरा ये है कि सेकेंड इज़ द क्रोनिकली हाई फिजिकल डेफिसिट, जो इतना फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ा हुआ है और उसको बोला जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही उसको कंसोलिडेट किया जाना है। तीसरी समस्या ये है कि वाइड स्प्रेड परसेप्शन है कि जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंतर्गत ही काम करेंगे। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके जो सोल्यूशन है वो यही चीज़ें बोली गई हैं कि एक तो क्या होना चाहिए, देयर हैज़ टू बी अ होल हार्टेड अटैम्प्ट कि पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका आप प्राइवेटाइजेशन कर दो। दूसरा ये कि आरबीआई नीड्स टू बी रिलीव्ड, है ना, जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट रोल है आरबीआई का उसको उससे रिलीव करो, है ना। तीसरा ये है कि आरबीआई हैज़ टू बी एम्पावर्ड, उनको एक इंडिपेंडेंटली बॉडी मतलब जैसे है उनको जिसके लिए जाना जाता है वैसे ही उनको बने रहना दो। एंड इट इज़ अनटेनेबल फॉर गवर्नमेंट ओन बैंक्स टू बी रेगुलेटेड बाय एन एजेंसी दैट, वो खुद ही मतलब रिपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को, है ना। तो ये है आरबीआई की ऑटोनॉमी यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि सरकार की का ज़्यादा डोमिनेंस होना मतलब पीएसबी के ऊपर, जैसे जो अभी अगर हम बात करें जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है ना। और जो पीएसबी है पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फिर भी सरकार बोल रही है कि आप ठीक है ये सारा जो है इसको कंसोलिडेट करो, तो ये ज़्यादा सही नहीं है। और अब बैंक का जो काम होता है वो यही होता है कि लिक्विडिटी को मेंटेन मतलब उनको करना है, जो इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें और उसके बाद क्या करें मार्केट में इंटरेस्ट रेट को मतलब इस तरीके से लाए कि एक लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन रहे, है ना। तो लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा से फ़ायदा है नहीं, है ना। तो बैंक जो है ऑलरेडी बर्डन में है। रिकैपिटलाइजेशन की आप बात करते हो तो उसका भी सोल्यूशन ऐसे है नहीं। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना होगा एंड यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं।
108 साइंस कांग्रेस पोस्टपोन टू 2022, ठीक है। 100 जो इंडियन साइंस कांग्रेस है वो जनवरी 21 में पुणे में शेड्यूल की गई थी, लेकिन अब ये 2022 तक के लिए पोस्टपोन हो गई है पैंडमिक की वजह से, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला कि वर्चुअली इट इज़ नॉट फीजिबल एंड अभी वेबिनार वगैरह करने में जो सिमिलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे क्योंकि 10,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं तो वो अभी सही नहीं है, ठीक है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस 100 साइंस कांग्रेस 108। नेक्स्ट, सेंटर न्यू अबाउट डीकम्पोजर टेक, ठीक है। तो डीकम्पोजर टेक के बारे में आप ये देख सकते हो कि ये जो पूसा डिकम्पोजर है ये फंगी बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो IARI ने डेवलप की है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इन विच 7 स्ट्रेन्स ऑफ फंगी आर पैक्ड इनटू 4 कैप्सूल्स, ठीक है, कॉस्टिंग ₹20 पर बैग ऑफ 4। तो यही बस इसमें याद रखना है कि IAR ने ये डेवलप की है और इसमें मतलब ये क्या करेंगे, जो 20 डेज़ रहेंगे इसमें 20 डेज़ लगेंगे जो स्टबल होगा उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करने को, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल एयर नाउ वेरी पुअर अनलाइकली टू इम्प्रूव सून। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो AQI है, ठीक है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसको कैसे काउंट किया जाता है, मतलब इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। अगर 0 से 50 है तो गुड, 201 से मतलब 51 से 100 है सेटिस्फैक्ट्री, 101 200 से मॉडरेट एंड 201 to 300 पुअर, देन वेरी पुअर, देन 401 से 500 सीवियर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये की टर्म दिए हुए हैं तो आप इनको ज़रूर देखें कि जैसे इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। इन्वर्जन होता है जब टेम्परेचर जो सरफेस के नियर होता है, सरफेस के नियर, तो वो बिल्कुल लोअर हो जाता है ना, उसके कंपैरिजन में हायर एल्टीट्यूड में, विच पुट्स अ कैप द अपवर्ड मोमेंट ऑफ एयर हिंडर्स डिफ्यूजन ऑफ पोल्यूशन ट्रैप्ड नियर द सरफेस। जो वेंटिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो ये क्या होता है, इज द सम ऑफ द मिक्सिंग लेयर, इज द सम ऑफ द मिक्सिंग लेयर एंड द एवरेज विंड स्पीड। अब वेंटिलेशन कोएफिशिएंट बिलो 6000, अगर 6000